हेलो एवरीबॉडी। इन वीडियो के थ्रू अब हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स एमए इन इंग्लिश, whether you are appearing for UGC examination, or whether you are planning for your PhD, you are just finding your topic, area of your interest. So through this video, I'll help you to know a brief history of English literature, how English literature began and what were the stages it covered, कहाँ से जो English literature था वो शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उसे हम कितने periods में बांटते हैं। All these videos will help you in your UGC exams. All these videos will help you if you are planning to do your PhD. You will have a brief idea about the history of English literature. And if you are doing masters, अगर आप MA इंग्लिश के लिए जा रहे हैं भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियो के थ्रू आपको जो अंग्रेजी साहित्य का इतिहास है वो बिल्कुल क्लियरली आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो इन वीडियो को हम 3 हिस्से में बांटेंगे। लेट मी टेल यू द डिज़ाइन होगा। इन द फर्स्ट वीडियो जो ये वाली है उसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम 1400 टू 1660, 1400 से लेके 1660 तक का इतिहास। देन इन द अनदर वीडियो विच आई विल पोस्ट नेक्स्ट संडे, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम 1660 टू 1901, मीन्स रिस्टोरेशन पीरियड, romantic period, Victorian period. Then we will go further modern period and postmodernism and current trends. So ये वीडियोस जो होगी ये 3 हिस्सों में 3 वॉल्यूम्स में आपको मिलेगी। जो आज का वॉल्यूम है जिसमें हम आज का अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वो होगा फ्रॉम चौसर टू 1660, जिसे हम कहते हैं द एंड ऑफ प्योरिटन पीरियड। So let us be prepared and I hope. But before I proceed with the video, I would like to clear your doubt. Most of the students are always in the doubtful position in our colleges and universities कि सर हमें इतिहास से क्या लेना, जो हमें अंग्रेजी साहित्य पढ़ाइए हमने क्या लेना इतिहास से। बट लेट मी टेल यू, यूनिवर्सिटीज़ जो आपको हिस्ट्री प्रिस्क्राइब करती हैं, वेदर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से है, इतिहास आपको हमेशा इसलिए लगाया जाता है ब्रिटिश लिटरेचर का, सो यू मे अंडरस्टैंड कि उस वक्त के व्हाट वर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। बिकॉज जब तक आप उस वक्त के राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक कारण नहीं समझेंगे तब तक आपको ये कभी क्लियर नहीं होगा कि उस वक्त के राइटर्स ने ये लिखा, ये क्यों लिखा। और मैं आपको बता दूं, इतिहास एक दिलचस्प चीज़ होती है, बिकॉज इट इज़ थ्रू हिस्ट्री वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फ्यू थिंग्स हैपन्ड। अगर आपको ये गलत फहमी है कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स, तो ये गलत फहमी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट द डेट, हिस्ट्री इज़ अबाउट द पैटर्न्स। दुनिया में चीज़ें क्यों होती हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को समझना है तो आपको उसके इतिहास को समझना होगा। आपने अपने घर को समझना है, आपको अपने घर का इतिहास समझना होगा। आप कोई नई जगह जॉब करने जाते हैं, उस जॉब में किस टाइप का माहौल है आपको उसका इतिहास समझना होगा। आप किसी देश में जाते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा क्यों है, आपको वहाँ का इतिहास समझना होगा। इवन आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपने उसको भी क्लियरली समझना है तो आपको अपना भी इतिहास समझना पड़ेगा। तो इट इज़ थ्रू हिस्ट्री we come to the future, we make judgments about the future. तो इतिहास is indispensable। तो इतिहास को पॉजिटिवली लीजिए, हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। आई एश्योर यू इन दिस वीडियोस, जब आप ये 3 वीडियोस देख चुके होंगे आपको इतिहास इट विल बी क्लियर लाइक वाटर। आपको अगेन कोई बुक नहीं देखनी पड़ेगी, आपको इतिहास वर्बली याद हो जाएगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो आई होप you are prepared. So let us begin. First we come from the period 1340 to 1400 age of Chaucer. Let us try to understand one thing. Officially English literature कहाँ से शुरू हुआ? Exact sources of beginning are not yet known. हमें एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं कि ब्रिटिश लिटरेचर कहाँ से शुरू हुआ। बस आप ये मान के चलिए कि चौसर से पहले
if there is anything Anglo-Saxon period में, if there is any work which is of prime importance, अगर किसी वर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो है बियोवॉल्फ। आप चौसर से पहले बियोवॉल्फ को निकाल दीजिए, अदरवाइज हम इंग्लिश लिटरेचर को ऑफिशियली कहाँ से बिगिन मानते हैं, एज ऑफ चौसर। तो लिख लीजिए 1340 to 1400। तो चौसर, जेफरी चौसर उनका पूरा नाम था। तो जेफरी चौसर को हम दो उपलब्धियों के लिए जानते हैं। वी रिमेंबर हिम फॉर हिज 2 अचीवमेंट्स। फर्स्ट, ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सेकेंडली, ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो आइए शुरू करते हैं कि इंग्लिश साहित्य कैसे शुरू हुआ, इंग्लिश भाषा कैसे शुरू हुई। तो ये एक बड़ी दिलचस्प इतिहास है। जब चौसर ने शुरू में लिखना शुरू किया तो उस वक्त इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग इंग्लिश ना यूज़ करके फ्रेंच और लैटिन लिखना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इन दोज डेज इट वॉज अ जनरल ट्रेंड दैट मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश राइटर वुड ट्राई टू राइट इन ईदर फ्रेंच और लैटिन। तो जब चौसर जी ने, जेफरी चौसर ने लिखना शुरू किया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यार ये हमारी मातृभाषा क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ये इंग्लिश क्यों नहीं यूज़ करते, ये फ्रेंच और लैटिन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इन्हें अपनी मातृभाषा से क्यों प्यार नहीं। तो चौसर को लगा कि दिस इज समथिंग वेरी पेनफुल। पर जब चौसर ने उस वक्त की इंग्लिश पे अपनी नज़र डाली तो चौसर को क्यों महसूस हुआ कि इंग्लिश के नाम पे देयर वाज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। Mind my words very carefully. At the time of Chaucer, there was nothing like a proper English language. There were just a few dialects. हाँ जी, उस वक्त क्या थी, सिर्फ कुछ प्रांतीय भाषाएं थी। जैसे हमारे इंडिया में हम कह देते हैं पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, मराठी, है ना, कश्मीरी। तो ये डायलेक्ट्स है, ये एक प्रांतीय भाषा है। तो उस वक्त इंग्लैंड में there was nothing like an official language which we call English. There were few dialects, और उन dialects में सबसे ज़्यादा फेमस होती थी नदरन मिडलैंड। तो चौसर ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल उन सब डायलेक्ट्स को कंपाइल किया, उन डायलेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और उन डायलेक्ट्स को कंपाइल करके एक इंग्लिश लैंग्वेज को जन्म दिया। But here remember one thing, we don't say कि that was exactly a very wonderful kind of English, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि it was at least a workable English। तो चौसर को सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है कि चौसर ने उस टाइम की रीजनल लैंग्वेजेस को, मीन्स डायलेक्ट्स को इकट्ठा किया, उन डायलेक्ट्स में से एक वर्केबल इंग्लिश को क्रिएट किया, जो इंग्लिश समय के साथ साथ इम्प्रूव होते हुए आज की इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। पर जब आप चौसर को पढ़ेंगे तो उस टाइम की इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट थी। तो आई होप फर्स्ट थिंग यू हैव बिकम क्लियर, चौसर इज नॉन एज ए फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज एट द टाइम ऑफ चौसर लोग फ्रेंच और लैटिन लिखना पसंद करते थे। तो चौसर ने उस ट्रेंड को ख़त्म करते हुए उस वक्त की अवेलेबल जो डायलैक्ट्स की थी उनको इकट्ठा किया और उनमें से क्या निकाला, हाँ जी, एक नेशनल लैंग्वेज जिसे हम आज कहते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको ये 2-3 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंडली इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली किस डायलेक्ट का रोल है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे करके चौसर ने वर्केबल लैंग्वेज क्रिएट की। और नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, वाई चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और लिटरेचर। तो उन दिनों में ज़्यादातर लोग ड्रीम पोइट्री लिखना पसंद करते थे। ड्रीम पोइट्री का भाव कुछ सपनों पे आधारित, कुछ कल्पनाओं पे आधारित। उस वक्त के जो राइटर्स थे दे वर नॉट कंसर्न्ड विद द रियलिटी। तो चौसर वॉज अगेन फीलिंग वेरी पेन कि यार ये ज़िंदगी का सच क्यों नहीं दिखा रहे, ये लोगों को ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं, जिस सोशल रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहे। तो चौसर ने उस वक्त सबसे पहले एक नई बिगनिंग की और चौसर ने एक बुक लिखी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसे हम सारे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रियलिज्म, जिसमें चौसर ने अपने वक्त की
जो रियलिटीज़ है उनको पोर्ट्रे किया है, क्योंकि चौसर इज़ द फर्स्ट रियलिस्ट, इसीलिए हम उसे कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो चौसर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रियलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट यथार्थवादी कवि। चौसर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमरिस्ट। तो इस तरीके से आई होप कि आप दो बातें समझ गए। चौसर फादर है पोइट्री का, लैंग्वेज का, और उसकी सबसे रिमार्केबल बुक है प्रॉलोग टू कैंटरबरी टेल। तो चौसर के युग को हम कहते हैं 1340 टू 1400। तो आई होप क्लियर। द फर्स्ट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम कहते हैं 14th सेंचुरी लिटरेचर, और दूसरा नाम हम उसे कई बार दे देते हैं एज ऑफ चौसर। तो वो था 1340 से 1400, जिसमें चौसर ने ना सिर्फ लैंग्वेज को ईजाद किया, पोइट्री को भी ईजाद किया, और साथ में हमारे लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। तो फर्स्ट पीरियड एज ऑफ चौसर। और चौसर के बारे में ये कहा जाता है, इट्स ए वेरी फेमस कोट अबाउट हिम जो कई बार एग्जाम में आ जाती है, चौसर फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। चौसर को इंग्लिश एक डायलेक्ट के रूप में मिली, पर वो जाते जाते इसको क्या छोड़ के गया, एज अ लैंग्वेज। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके रोल के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, कैसे उन्होंने हमें भाषा दी जो आज प्रोग्रेस होके इंग्लिश के रूप में पूरी दुनिया में बोली जाती है। सो नाउ वी कम टू द अनदर पीरियड फ्रॉम 1400 टू 1550। जो अगले 150 ईयर्स थे इंग्लिश लिटरेचर के, अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ खास या आप कह सकते हैं कोई बहुत अच्छा लिटरेचर क्रिएट नहीं हुआ। इसे आमतौर पर बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इस पीरियड में कुछ लोग हुए जिन्होंने चौसर को कॉपी करने की कोशिश की, चौसर की तरह लिखने की कोशिश की, जिन्हें कहा जाता है स्कॉटिश चौसेरियन, जो स्कॉटलैंड से थे, और जो इंग्लैंड से थे उन्हें कहा जाता है इंग्लिश चौसेरियंस। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन 150 ईयर्स में कुछ लोगों ने चौसर को कॉपी करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो चौसर को कॉपी नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। तो दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ नॉन एज बैरन पीरियड, जिसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड में, फ्रॉम 1550 टू 1603, जिसे हम कहते हैं एलिजाबेथियन एज। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस एज। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस पीरियड इज एक्चुअली ए क्रैडल वेयर इंग्लिश लिटरेचर प्रॉस्पर्ड। ये एक ओस झूले की तरह से है जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली पनपा, उसने अपनी मॉडर्न शेप ली। तो 1557 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर जो आसीन हुई, उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। और क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जिनके नाम से ही हम इसे कहते हैं एज ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथियन एज, शी वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ लिटरेचर। उन्हें लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने अपने दौर में लिटरेचर को प्रमोट किया, लिटरेचर को आगे बढ़ाया, बिकॉज शी वॉज ए लेडी हु अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। कैसे लिटरेचर आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, और आपको जीने के लिए एक हौसला देता है। जब भी कभी यू आर इन ए ट्रबल एंड यू फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू लव, पर अगर आपने उस वक्त कोई अच्छा प्ले, अच्छी पोइम पढ़ी हुई है, तो वो आपको अवश्य एक मॉरल सपोर्ट करती है। तो लिटरेचर का हमेशा से एक पर्पस होता है, जैसे वारसी साहब ने कहा था कि मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। दिल के कहीं करीब सही, आसरा तो दे। तो लिटरेचर हमें हौसला देता है, हमें एक टाइप का आसरा देता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें जैसी मर्जी आएं, बट वी हैव टू लव। ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो ये आपको लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस रिफ्लेक्ट करता है। तो क्वीन एलिजाबेथ वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर। तो उनके वक्त में जो हम बहुत अच्छे दो राइटर मानते हैं जो प्रमोट हुए,
एक का नाम आप जानते हैं, हिज नेम डज नॉट रिक्वायर एन इंट्रोडक्शन। अगर हम आफ्ताब को कहें कि ये आफ्ताब है, आफ्ताब मैंने सूरज, अगर हम सूरज को कहें ये सूरज है, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ शेक्सपियर कौन है, तो ये इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेक्सपियर इस दौर के सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट के रूप में उभरे। He became foremost dramatist of the world, so we also call this period Age of Shakespeare. क्योंकि शेक्सपियर was the most prominent writer of this period who took drama to the highest level. And let me tell you, this period is also known as golden period of English drama. क्योंकि जब आप इंग्लिश में ड्रामा की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म, ड्रामा शेक्सपियर से शुरू होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली शेक्सपियर पे ख़त्म होता है, पर एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आप ड्रामा की बात करते हैं तो शेक्सपियर के बाद एक जीबी शॉ, देयर इज़ ए कंसिडरेबल नेम। आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिस्ट नहीं मिलेंगे इंग्लैंड में, आपको बहुत अच्छे नॉवलिस्ट मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे कवि मिल जाएंगे इन प्लेंटी, बट व्हेन इट कम्स टू ड्रामा अनफॉर्चुनेटली आपके पास 2-4 नाम ही हैं, ज़्यादा नाम नहीं हैं आपके पास। तो उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है विलियम शेक्सपियर। क्वीन एलिजाबेथ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रामा, तो उन्होंने शेक्सपियर को प्रमोट किया। तो शेक्सपियर इज़ नॉन एज वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट ड्रामाटिस्ट। उनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अगर शेक्सपियर की बात करते हैं तो हर एक जगह उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यूजीसी इंग्लिश हो, वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, जो शेक्सपियर ने कहा वो आईएएस के मीन्स में भी आता है। तो फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट विलियम शेक्सपियर। बॉर्न ऑन 23rd of April 1564। अगेन आई रिपीट, बॉर्न ऑन 23rd of April 1564, डाइड ऑन 23rd of April 1616। ये उनके जीवन के बारे में है। पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर। अनफॉर्चुनेटली जब शेक्सपियर का जन्म हुआ तो उनके पिताजी का जो कारोबार था वो फेल हो गया, उन्हें गरीबी में लंदन आना पड़ा। लंदन में उन्होंने सबसे पहले काम किया स्टेबल कीपर का, घोड़ों को अस्तबल में पार्क करने का। वहाँ से उन्होंने ड्रामे का आर्ट सीखा। मैं बड़े ब्रीफ में बताऊंगा, एक अलग से वीडियो डालूंगा शेक्सपियर पे, वहाँ पे आपको डिटेल में शेक्सपियर के बारे में पता लगेगा। तो शेक्सपियर ने धीरे धीरे ड्रामास लिखने शुरू किए। अराउंड 39 ड्रामास उन्होंने लिखे हैं जो हमें डिस्कवर हुए हैं, और उनके ड्रामास बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, यह अवश्य याद रखिएगा। कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल ड्रामास, रोमांस, हाँ जी, एंड डार्क कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले। विस्तार से इनके बारे में मैं शेक्सपियर वाली वीडियो में बताऊंगा, बट एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, वाई इज शेक्सपियर रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज शेक्सपियर ऑलवेज टॉक्ड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। वो हमेशा इंसान के इमोशंस की बात करते हैं, उनके इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं। आप एक बात को कमाल मानोगे कि पिछले 500 साल में दुनिया ने सब कुछ चेंज कर दिया, पर शेक्सपियर को चेंज नहीं किया। बिकॉज साइंस जितनी मर्जी डेवलप हो, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी डेवलप हो, पर इंसान की आदतें, इंसान की इंस्टिंक्ट्स, इंसान की फीलिंग्स वो ही हैं। दुनिया में सब कुछ चेंज हो गया पर जेलसी चेंज नहीं हुई। दुनिया में सब कुछ बदल गया पर आपका गुस्सा नहीं बदला। दुनिया में सब कुछ बदल गया पर प्यार और नफरत के भाव नहीं बदले। दुनिया में सब कुछ बदल गया पर फ्रस्ट्रेशन नहीं बदली। तो इंसान के जीवन में सामाजिक चेंज जितने मर्जी आ जाए, वैज्ञानिक चेंज जितने मर्जी आ जाएं, पर आपके जज्बातों में अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, क्योंकि शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी में ह्यूमन इमोशंस की बात की। तो उन्होंने जो 16th सेंचुरी में बात की वो आज भी उतनी ही सच है। इसलिए पीपल लव टू रीड शेक्सपियर। उनकी जो कोटेशंस हैं वो आईएएस के एग्ज़ाम में अक्सर आ जाती हैं, उन पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था, और ये एग्ज़ाम्स में आता होता है कि हु सेड दैट शेक्सपियर वाज नॉट ए मैन ऑफ एन एज बट ऑफ ऑन ऑल एजेस टू कम। तो दिस वाज सेड बाय बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने अब तक का सबसे महान ट्रिब्यूट दिया है शेक्सपियर को। ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस।
दूसरा सबसे अच्छा ट्रिब्यूट दिया है, हाँ जी, जॉन ड्राइटन ने। जॉन ड्राइटन जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था, ही वॉज ए मैन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव नेचर, जो सब कुछ समझ सकते हैं धरती पे। और मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था, वी आस्क एंड आस्क हाउ स्माइल एंड स्माइल, तो उन्होंने भी उसे बहुत अच्छा रुतबा दिया था। और एस.टी. कॉलरिज ने शेक्सपियर को कहा था मिराड माइंडेड, MYRIED, मिराड माइंडेड। तो इस तरीके से जो शेक्सपियर है लगातार ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था ही इज़ ए पोइट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग टाइप की श्रद्धांजलि दी है उनको। तो शेक्सपियर हमेशा ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, इंसान के स्वभाव की बात करते हैं, इंसान की भावनाओं की बात करते हैं, इसलिए वो दुनिया के इतने महान ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। और तकरीबन में आप हॉलीवुड तो छोड़िए, बॉलीवुड पे भी उनकी सारी पिक्चरें बन चुकी, लाइक उनके ओथेलो पर बनी थी ओमकारा, हैमलेट पे बनी हैदर, मैकबेथ पे बनी मकबूल, और किंग लियर से थोड़ी मोटी ज़्यादा मिलती हैं बागबान। तो उनका कोई प्ले ऐसा नहीं है दुनिया के किसी भी हिस्से में जिस पर फिल्म ना बनी हो, क्योंकि शेक्सपियर वॉज ए मैन ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ऑनेस्टली इंसान की फितरत को दिखाते थे। और लिटरेचर इज ऑल अबाउट शोइंग द ह्यूमन नेचर। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे। शायर लुधियानवी साहब ने कहा था, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो जो है वो है। तो वही राइटर्स करते हैं, जो इंसान अंदर से है उसे लिटरेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। शेक्सपियर वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट स्टेचर, जो एलिजाबेथियन एज में हुए, दैट इज वाई वी कॉल इट एज ऑफ शेक्सपियर। It was also called 16th century literature. It was also called golden age of English drama. और शेक्सपियर की बहुत सारी जो कोट्स हैं वो दुनिया में बहुत फेमस हैं, वो बहुत बेहतरीन कोट्स मानी जाती हैं दुनिया की। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे एसेंशियल शेक्सपियर। तो अब हम आते हैं एलिजाबेथियन पीरियड के दूसरे बड़े राइटर पे जो बहुत मशहूर हुए, फ्रांसिस बेकन। ही वॉज बेसिकली एन एसेस्ट, जो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे लिखते थे। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा, आप उनके एसेस पढ़ लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। तो ही वॉज ऑलवेज यूज टू राइट वेरी ब्रीफ, बड़े छोटे छोटे से एक पेज के उनके ऐसे हैं। ऑलमोस्ट ही हैड कवर्ड 57 टॉपिक्स। तो इंसान के जीवन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन्होंने अपने उस पर एसेज लिखा है, जैसे ऑन फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऑफ मैरिज, ऑफ सिंगल, ऑफ एम्बिशन। तो आपकी ज़िंदगी से जितनी भी चीज़ें ताल्लुकात रखती हैं वो सारी बेकन ने अपने उस बुक में लिखी हैं। और उनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, जो क्वेश्चन आमतौर पे कंपेटिटिव एग्जाम में आता है, कि किसने कहा था आवर वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में अलेक्जेंडर पोप ने एक लाइन कही थी, आवर वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो वो दुनिया के सबसे समझदार, सबसे ब्रिलियंट और सबसे कमीने इंसान थे। और अब आप नेचुरली पूछोगे कि जब वो इतने ब्रिलियंट थे तो कमीने क्यों थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन की एक वीडियो में, द एसेंशियल बेकन। आप उसको देख लीजिएगा, बेकन को हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थी एलिजाबेथियन एज, जिसमें शेक्सपियर आए, बेकन आए, और एक और पोइट आए जिसके बारे में वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एनी हाउ विल टॉक। तो उनके बाद आप आ जाइए जो नेक्स्ट पीरियड जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जैकोबियन पीरियड, फ्रॉम 1603 टू 1625। अब आप समझ गए, 1340 टू 1400 चौसर, 14 टू 1550 नथिंग इंपॉर्टेंट, बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रॉम 1550 टू 1603 एलिजाबेथियन पीरियड और 16th सेंचुरी लिटरेचर। और अब हम करेंगे 1603 से 1625, जिसे हम कहते हैं जैकोबियन पीरियड।
जेकॉबियन पीरियड को जेकॉबियन इसलिए कहा जाता है, इसका नाम पड़ा है जेम्स वन, उस वक्त के रूलर थे जिनके नाम से इनका नाम पड़ा जेकॉबियन पीरियड। देखिए, शेक्सपियर की मृत्यु हो गई 1616 में, दैट वाज ए वेरी क्रूशियल ईयर। तो 16 से 16 के बाद जब जेकॉबियन इंग्लैंड की राजगद्दी पे थे, तो ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ दैट मच करेक्टर एज क्वीन एलिजाबेथ वॉज। तो वो ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ मोरालिटी। तो उनके दौर में इंग्लिश में जो ड्रामाज लिखे गए वो थोड़े से इमोरल थे, वल्गर थे, और शेक्सपियर की डेथ के बाद ड्रामाज की क्वालिटी में कमी आनी शुरू हो गई। तो आप एक बात समझ लीजिए, जेकॉबियन पीरियड इज नॉन फॉर डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन एवरीवेयर। इट वॉज इन द जेकॉबियन पीरियड इंग्लिश ड्रामा डिक्लाइंड, क्योंकि ड्रामे में मोरालिटी आ गई, थोड़ी सी अश्लीलता आ गई, तो इंग्लिश लोगों ने ड्रामे को देखना कम कर दिया, जिसकी वजह से ड्रामा सफर्ड, ड्रामा डिक्लाइंड। तो जेकॉबियन पीरियड इज नॉन एज डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। पर ऐसा नहीं था कि 1603 और 1625 के बीच सब कुछ बुरा ही हुआ। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो एक ऐतिहासिक चीज़ थी, जिसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। आप एक इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए यहाँ पे, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611, 1611। हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है बाइबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर, जिसे सारे क्रिश्चियन बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। पर किंग जेम्स के टाइम में बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स मौजूद थे इंग्लैंड में, और ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता था कि कौन सा वर्जन ज़्यादा ऑथेंटिक है, कौन सा जो बाइबल का स्वरूप है वो ज़्यादा मान्य है। तो किंग जेम्स वांटेड टू एंड दिस कन्फ्यूजन फॉर एवर। वो इस कन्फ्यूजन को सदा के लिए ख़त्म कर देना चाहते थे। तो उन्होंने एक 50 स्कॉलर्स की कमेटी बनाई, उनको सरकारी खर्चे पे 3 साल के लिए सैलरीज दी, और उनको एक हुक्म दिया कि आप एक ऐसी बाइबल का वर्जन तैयार कीजिए जिसे आगे से सरकारी वर्जन कहा जाएगा। तो उन्होंने 1611 में अपनी रिपोर्ट दी, बाइबल का एक नया वर्जन दिया, जिस पर सरकार ने उस वक्त की अपना ठप्पा लगाया, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल और किंग्स बाइबल। दूसरा नाम क्या है, किंग्स बाइबल, जो पब्लिश हुई हाँ जी 1611। तो जेम्स वन को हमेशा इस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ऑथराइज्ड वर्जन जो है, जो सरकारी रूप था, उसका एक तैयार किया। इन दैट वे ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल केम इन 1611। तो आप जेम्स को 2 तरीके के लिए याद रखोगे। द बैड थिंग अबाउट हिम वॉज दैट कि उसने ड्रामे में गिरावट की। शेक्सपियर की मृत्यु के बाद इंग्लिश ड्रामा बिकेम इमोरल, लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया। बट अच्छी चीज़ उन्होंने क्या की कि उन्होंने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल निकाला 1611 में। तो ये था किंग जेम्स का पीरियड 1603 टू 1625। नाउ वी कम टू कवेलियर पीरियड 1625 टू 1649। डेट नोट कर लीजिए, 1625 1625 से 1649। अब क्या हुआ, इस पीरियड में एक नए राजा आए जिनका नाम था चार्ल्स फर्स्ट। अब आपको पता है सबसे पहले राजा रहे थे जेम्स वन। तो जेम्स वन के समय में भी गिरावट आई, और चार्ल्स वन 2 कदम आगे से थोड़ा सा उनसे। तो उन्होंने भी थोड़ा सा उस वक्त के माहौल को इमोरल कर दिया। तो वो जो गिरावट जेम्स वन के समय में शुरू हुई थी, वो चार्ल्स वन के समय में कायम रही, और रादर आई शुड से बढ़ती रही। तो जिससे क्या हुआ कि उस वक्त का जो साहित्य था, जो लिटरेचर था, वेदर दे वर द पोइम्स, वेदर दे वर द ड्रामास। और एक बात जरूर याद रखिएगा, नॉवल तभी तक पैदा नहीं हुआ था। नॉवल की बात नहीं करेंगे, नॉवल बिगेन इन 1740। तो हम नॉवल का जिक्र 1740 की बात करेंगे। तो तब तक 2 ही चीज़ें ज़्यादा मशहूर थीं, या ड्रामा या पोइट्री। तो उस वक्त किंग चार्ल्स के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा।
तो और उस वक्त एक लीडर आए जिनका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। क्या नाम था? ओलिवर क्रोमवेल, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्योरिटन ग्रुप। क्या नाम था? प्योरिटन। तो उन लोगों ने किंग चार्ल्स के खिलाफ एक माहौल तैयार किया और इन 1649 चार्ल्स वन वॉज द असैसिनेटेड। जो ये प्योरिटन ग्रुप था, जो प्योरिटी पे जोर देते थे, जिन्हें इमोरलिटी नहीं पसंद थी, उनका लीडर थे ओलिवर क्रोमवेल। और उन्हें लगा कि चार्ल्स वन ने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो उन्होंने उस गुस्से को चार्ल्स वन के कत्ल के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असैसिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड असैसिनेशन। व्हेन ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इज मर्डर्ड, जब किसी राजनीतिक आदमी का कत्ल होता है उसे असैसिनेशन कहा जाता है। जिनमें जैसे जूलियस सीजर, वी सेड दैट जूलियस सीजर वाज असैसिनेटेड। जो शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है जूलियस सीजर, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, एट टू ब्रूटे, यू टू ब्रूटस, द मैन एट द टाइम्स आर मास्टर ऑफ द फेट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन स्टार्स, द फॉल्ट इज इन आवरसेल्फ दैट वी आर अंडरलाइव्स। तो वहाँ पे सीजर का भी असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे चार्ल्स वन का असैसिनेशन हुआ। और 1649 ईयर का नाम था। तो 1649 पे कैवेलियर पीरियड ख़त्म हो गया और एक नए पीरियड का आगाज़ हुआ फ्रॉम 1649 टू 1660, जिसे हम कहते हैं प्योरिटन पीरियड। और जिस वक्त जो लीडर थे वो रहे ओलिवर क्रोमवेल। पर आप एक बात और आप एडिशन में याद रखिएगा, इस समय के दौरान एक और महान आदमी ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं जॉन मिल्टन। तो वो जैकोबियन एज में पैदा हुए ऑलमोस्ट 1608 और कैवेलियर पीरियड में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो पैराडाइज लॉस्ट वी ऑल नो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक। द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस कैन मेक ए हेवन ऑफ द हेल, हेल ऑफ द हेवन। तो मिल्टन इस समय में हुए जिन्होंने अपनी प्रोमिनेंट पोइम पैराडाइज लॉस्ट इस युग में लिखी। तो आप उनको भी याद रखिएगा। मिल्टन वॉज ऑल्सो समटाइम्स नॉन एज अ प्योरिटन पीरियड, प्योरिटन पोइट, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी के हक में थे। पर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की कुछ लाइनें हमेशा एग्जाम में आती होती हैं, वो लाइन्स हमेशा याद रखिएगा। द माइंड इट्स इज ऑन प्लेस कैन मेक ए हेवन ऑफ द हेल, हेल ऑफ द हेवन, वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो ये कुछ महान लाइनें हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि एपिक था, इट वॉज एन एपिक। तो 1649 में ओलिवर क्रोमवेल आ गए और अगले 11 साल उन्होंने चलाया, जिसे हम कहते हैं प्योरिटन पीरियड। पर 1660 में एक बार फिर देयर वॉज ए चेंज इन पावर, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1660 तक, आज तक का जो इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास है वो हमने डिस्कस किया। 1660 से 1700 हम कहते हैं रिस्टोरेशन पीरियड, वो हम आगे वीडियो में चलाएंगे। तो आई होप कि लेट अस हैव ए रिकैप, आप मेन चीज़ें समझ गए होंगे। 1340 से 1474 आई, 14 से 1550 तक कुछ नहीं हुआ। 1550 में क्वीन एलिजाबेथ आई, जिसे एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है, जिस पीरियड में इवन रेनेसां आया, लोगों के अंदर पढ़ने लिखने की एक इच्छा प्रफुल्लित हुई। लोगों को लगा कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जो एलिजाबेथियन एज थी वो रेनेसां के लिए भी हम उसे याद रखते हैं। देन 1603 टू 1625 जेम्स वन आ गए, जिनका पीरियड हम याद रखेंगे डिक्लाइन ऑफ ड्रामा एंड ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। 1625 से 49 आ गए चार्ल्स वन, जिन्होंने उनकी लेगेसी को आगे जारी रखा। जेम्स वन, जिसके कारण उनका कत्ल हो गया, प्यूरिटन लोगों ने उनका मर्डर किया और 1649 पे कैवेलियर पीरियड ख़त्म हो गया। 1649 टू 1660 वी कॉल इट, हाँ जी, प्यूरिटन पीरियड।
तो ये जो इतिहास है मैंने आपको बिल्कुल मोटा मोटा सा बर्ड्स आई व्यू बताया है। इस इतिहास से आप कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जब तक आपको ना कि इतिहास का ब्रॉड व्यू सा नहीं पता, आप वर्क्स नहीं समझ सकते किसी के, आप इंडिविजुअल वर्क नहीं समझ पाएंगे। तो इतिहास का जो ज्ञान है, इतिहास का जो नॉलेज है, इट गिव्स यू ए सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अदरवाइज अगर आप सीधा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप सीधा कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं, यू मिस द लिंक। तो आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर द इंडिया जहाँ जहाँ ये वीडियोस पहुँचेंगी, मैं उनकी एक बेसिक हेल्प कर पाऊँगा इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश साहित्य का इतिहास समझने में। क्योंकि जब आपको इतिहास समझ आ जाएगा, आपको सारे इंडिविजुअल राइटर समझ आ जाएंगे। यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि विक्टोरियन एज में ये क्यों हुआ, इस एज में ये क्यों हुआ, हार्डी कौन थे, वो कौन थे। तो आई होप मेरी ये कोशिश है जो आप तक पहुँचेगी, आप समझ पाएंगे कि एक ब्रीफ सा इतिहास क्या है। डिटेल हम कभी अगर समय मिला तो एक्सप्लेन करेंगे, पर एक मोटा मोटा सा इतिहास। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्लियर योर हिस्टोरिकल नॉलेज फ्रॉम 1340 टू 1660। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1660 टू 1901, रिस्टोरेशन पीरियड से लेके विक्टोरियन पीरियड। थैंक यू सो मच।